अननेसेसरी यूट्यूब पे जो ट्रेंडिंग बनाई जा रही है, क्यों बनाई जा रही है, उसका अभी तक जो है किसी को इल्म नहीं हो रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी जानबूझ के ट्रेंडिंग क्यों कराती है। और ये आईटी सेल इतना एक्सपर्ट कैसे हो गया ट्रेंडिंग कराने में। जो जया बच्चन के जो बयान है ट्विटर पर ट्रेंडिंग हो रहे हैं, जया बच्चन जी को शेमलेस लेडी कहा गया है। शेमलेस लेडी मतलब इतनी एज ओल्ड लेडी जो अपनी उम्र के समझ लो काफी डिकेड्स निकाल चुकी है, ऐसी महान शख्सियत जो जया बच्चन जी जिस तरह की एक्टिंग करती है, जिस तरह से वो सॉर्टेड है अपनी लाइफ में, जिस तरह से वो अपनी लाइफ को लीड कर रही है, जिस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को अभी तक कैरी किया है, अपने आप की पर्सनालिटी को जिस तरह से कैरी किया है, उनके लिए बीजेपी जो शेमलेस लेडी का ट्रेंड चला रही है। क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने जो संसद में कल आके बयानबाजी की थी कि चाइना तो घुसा है, और 20 जून को मोदी जी ने कहा था ना कोई घुसा है ना कोई घुस आया है, जबकि 15 तारीख को हमारे सोल्जर्स जो है वो उनकी शहादत हो गई थी। हमारे 21 सोल्जर्स इंक्लूडिंग कमांडोज की हमारे यहाँ पे जो है कमांडर जी के साथ साथ 20 सोल्जर्स की शहादत होने के बावजूद भी मोदी जी कहते हैं ना कोई घुसा है ना कोई घुसाया है। फिर आज जाके गृह मंत्रालय झूठ बोल रहा है कि कोई इन्फिल्ट्रेशन हुआ ही नहीं पिछले 6 महीनों में। ये ट्रेंडिंग चलने लगी। जब कल राजनाथ सिंह जी ने ओरिजिनल बात बता दी तो कल बता रहे हैं कि जया बच्चन शेमलेस लेडी है, जया बच्चन ऐसी लेडी है, जया बच्चन वैसी लेडी है। मतलब देखिए आपने किस तरह से आपके दिमाग को एक मैनिपुलेटिव तरीके से जो आपके दिमाग को हैंडल किया जा रहा है, किस तरह से आपके मतलब एक मैनिपुलेटिव ट्रेंड चला के आपके दिमाग को डाइवर्सिफाइड किया जा रहा है, आपके दिमाग को जो है हिलाया जा रहा है पूरी तरह से। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे क्या गृह मंत्री की बात माने, विदेश मंत्री जो हम मॉस्को में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं उनकी बात माने हम लोग, एस जयशंकर की मॉस्को में बैठ के जो चीनी विदेश मंत्री के साथ में वांगी के साथ में एस जयशंकर मीटिंग कर रहे हैं, या गृह मंत्री की बात माने, मोदी जी की बात माने, राजनाथ सिंह जी की बात माने, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। ये बातें समझ के बाहर है, मतलब समझ से बाहर की बातें हैं कि किसकी बात सच माने किसकी बात झूठ माने। ये तो सच में समझ में नहीं आ रही है बातें, और ना ही कोई समझा पाएगा शायद बीजेपी में, तो शायद ही कोई समझा पाए। और इस तरह की बातें जो है निकल के सामने आ रही है। मुझे थोड़ी सी सर्दी है तो ये सारी बातें निकल के सामने आ रही है जो अपने आप में एक शर्मनाक बात है कि मोदी जी कुछ बोलते हैं, गृह मंत्री कुछ और बोलते हैं, विदेश मंत्री कुछ और बोलते हैं, रक्षा मंत्री जी राज्यसभा में कुछ बोल रहे हैं, लोकसभा में कुछ बोल रहे हैं। पिछले 2 दिनों से आप देख रहे हैं मतलब हमारे देश में ये हो क्या रहा है। हम किसकी बात मानेंगे, किसकी बात समझेंगे, किसकी बात सुनेंगे। और मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा शर्म की बात तो यह है कि मोदी जी ने जो 15 जून को जो मोदी जी ने जो झूठ बोला था और ये बताया था ना कोई घुसा है ना कोई घुस आया है, फिर हमारे जवानों की डेथ हो गई है उसके बावजूद भी। आप देखेंगे कि 19 तारीख को हमारे जवानों की डेथ जो हुई है उसके 15 जून को हमारे जवानों की डेथ हुई है, और 19 तारीख को हमारे मोदी जी ने AIIB बैंक जो है तो AIIB बैंक से 9,500 करोड़ की उधारी ले ली। और ये वही बैंक है जो चाइनीज बैंक इसको एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि चाइना की सबसे ज्यादा स्टेक जो है इस बैंक में है। AIIB बैंक आप सर्च कर सकते हो, चाइनीज बैंक है, सबसे ज्यादा जो है स्टेक सबसे चाइना का इसके अंदर है। और उसी चाइनीज बैंक से हमने जो है उधारी ले ली, भीख ले ली, और हमारे सैनिक जो है वो शहादत दे रहे हैं, हमारे सैनिक जो है वो सीमा पे मर रहे हैं, और हम उसी चाइनीज बैंक के पास में हाथ फैलाने के लिए चले गए हैं। इसीलिए 15 तारीख को हमारे सोल्जर मरने के बाद भी 20 तारीख को मोदी जी कह रहे हैं ना कोई घुसा है ना कोई घुस आया है, और सर्वदलीय बैठक की मीटिंग में इस तरह से मोदी जी कह रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि आप मतलब कितना दिमाग चला रहे हैं मोदी जी, अपना कितना ज्यादा अपना जो माइंड जो है इतना ज्यादा उनके पास में है, और इतना ज्यादा दिमाग वो चलाते हैं कि मतलब एक आम आदमी की बस की बाहर की बात है। एक आम आदमी का इतना दिमाग चल ही नहीं सकता जितना दिमाग मोदी जी का चलता है, जितना ज्यादा दिमाग मोदी जी दौड़ाते हैं। बहुत ज्यादा दिमाग मोदी जी अपना दौड़ाते हैं, और इतना ज्यादा दिमाग दौड़ाने के लिए मोदी जी को सैल्यूट करना चाहिए। और अभी भी एक ट्रेंड निकल के आ रहा है कि जो हमारे NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, हमारे जो अजीत डोभाल जी है, वो SCO की मीटिंग से बाहर निकल गए थे, वॉकआउट कर गए। क्यों वॉकआउट कर गए? कोई बहुत डेयरिंग वाली बात तो है नहीं। वॉकआउट इसीलिए कर गए क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे देश की टेरिटरीज को अपने नक्शे में दिखा दिया है। एक बार तो नेपाल ने ऐसा किया है, हम लोग चुपचाप बैठे रहे, पाकिस्तान ने भी सेम हरकत की है, हमारे यहाँ की टेरिटरीज को अपने नक्शे में दिखा दिया। तो जिसका डोभाल जी को वहां बैठ के विरोध करना चाहिए था, बहस करनी चाहिए थी, वहां पर उनकी बैंड
तो थोड़ा इंटरनेट चला गया था, ये सॉरी नेट से चलता है ना, ये वाईफाई से चलता है, थोड़ा सा इंटरनेट में प्रॉब्लम हो रही थी मेरे। तो अजीत डोभाल जी जो है वो वॉकआउट कर गए, और इतनी बड़ी ट्रेंडिंग की बात है। मतलब ये जानबूझ के जो है जया बच्चन को ट्रेंड कराया जा रहा है, जानबूझ के अजीत डोभाल जी को ट्रेंड कराया जा रहा है, जानबूझ के जो है शेमलेस लेडी हेमा मालिनी जी के ट्वीट, रविशंकर जी के ट्वीट, मोदी वॉरियर ऑफ इंडिया, इस तरह के ट्वीट्स जो है जानबूझ के कराए जाते हैं ताकि हमारा ध्यान इधर उधर ना हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज जो है वो नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे है, मोदी जी का बर्थडे है, और हम सब लोगों ने, युवाओं ने अनएम्प्लॉयमेंट डे मना लिया, इसको राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस इसको मना लिया गया है। और मोदी जी को एक बहुत बड़ा गिफ्ट जो है देश के नौजवानों ने ऐसा करके दिया है। शायद मोदी जी इसका एहसास करेंगे कि मोदी जी के 6 साल में आने के बाद जो है लगातार युवाओं की नौकरियां जाती रही है, और अब युवाओं की नौकरियां जाती रही और मोदी जी संसद में झूठ बोलते रहे, युवाओं की नौकरियां जाती रही, और मोदी सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, युवाओं की नौकरियां जाती रही, और मोदी सरकार जो है अपने नए नए एक्सक्यूजेस देती रही। कभी मोदी सरकार ने युवाओं की नौकरियों के बारे में नहीं सोचा, ना ही कोई डाटा या कोई आंकड़े उनके पास में रहते हैं। हमेशा उनका एक ही जवाब होता है, पता नहीं। लेकिन हाँ, मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी ने जो है युवाओं को सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट के बिना, उनकी हिम्मत के बिना, उनकी जो जिस तरह से मोदी सरकार पे आक्रमण चल रहे हैं उसके बिना ये मुहिम पॉसिबल नहीं थी। और युवाओं को समझ में आई बात कि सच में बेरोजगारी जो है बढ़ रही है, जो राहुल गांधी जी पिछले 6-7 महीनों से, इवन लॉकडाउन के पहले से भी जो लगातार चिल्ला रहे हैं कि नौकरियां नहीं है, लेकिन कोई उनकी बात सुनने तक को तैयार नहीं है। और अब जो है राहुल गांधी की बात जो है युवाओं को काफी हद तक समझ में आ गई है, और राहुल गांधी जी की बात युवाओं को समझने आने के साथ ही जो है युवाओं ने मोर्चा खोल दिया, और युवाओं ने जो है जम के अपनी डॉक्यूमेंट्स जलाए, पकोड़े तले, किसी ने मतलब अपना एक आक्रोश, अपना विरोध जो है मोदी सरकार के खिलाफ उन्होंने बताया युवाओं ने। और आज तो अर्नब गोस्वामी को शायद नींद ना आया, शायद हो सकता है नई जो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन बनी है, नई जो झांसी की रानी देश में अपना झंडा लहरा रही है, अपना घोड़ा दौड़ा रही है, झांसी की रानी को भी आज शायद सुकून ना मिले, चैन ना मिले, क्योंकि आज जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट डे है। और झांसी की रानी, अर्नब गोस्वामी, ये लोग जो है बीजेपी के पक्के सपोर्टर होने की वजह से इनको शायद आज नींद ना आए, अर्नब को शायद नींद ना आएगी आज कि क्या हो गया है देश में। अब पूछो, नेशन वांट्स टू नो, अब पूछता है भारत। और धड़ म्यूजिक बजा के आपको मेरे चैनल से एक बेनिफिट जरूर मिल सकता है कि आपको म्यूजिक इसमें बजता नहीं है ना, तो आप जो है बिल्कुल बेफिक्र होके मेरा चैनल सुनिए, बेफिक्र होके आप बिल्कुल मेरे वीडियोस देखिए। आपको नींद ना आए तो रात में सो के नींद में आप लगा के सो जाइए, बढ़िया आप मेरा यूट्यूब चैनल नींद में लगा के सो जाइए, आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा घुसते रहेगा, और जो है धीरे धीरे 2-4 हफ्तों के बाद में आपको मेरे लंबे वीडियो समझ में आते रहेंगे। और मेरे यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं है, मतलब मेरे यहाँ पे कोई म्यूजिक नहीं है, हमारे चैनल पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे, ना ही यूट्यूब पे, ना ही फेसबुक पे आप देख रहे हैं, कोई म्यूजिक नहीं बज रहा है, सिर्फ काम की बातें हो रही है, आपके मतलब की बात हो रही है, आपको एक तरह से पूरी विश्लेषणपूर्ण जानकारी दी जा रही है, ट्रेंडिंग आपको दी जा रही है। तो ये सारी चीजें आप एक कहानी के तौर पे, स्टोरी के तौर पे आप सुन के आप आराम से अपना टाइम पास कर सकते हैं। आपको कोई जोर से, अगर आप हेडफोन में भी सुनते हो, आपको जोर से धड़ जो न्यूज की जो होती है धक धक जो आपके ढौ और ये जो हवाई जहाज चल रहे हैं और ये सी आपको खबरें नहीं मिलेगी हमारे यहाँ पे। तो आप लकी हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, कम से कम आपको म्यूजिक सुन के अपना टाइम बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। जो म्यूजिक मैंने कभी हेडफोन में न्यूज चैनल लगाया, आज तक भी अगर लगाया हो, तो वो इतनी ज्यादा म्यूजिक बजाते, इतने ज्यादा एडवर्टाइजमेंट बजाते, ऐसा लगता है पूरी जिंदगी आपकी कुर्बान हो गई उन एडवर्टीजमेंट्स पे, पूरी जिंदगी आपकी बर्बाद हो गई एडवर्टीजमेंट्स पे। और ये जो म्यूजिक है, ऐसा लगता है इन म्यूजिकों के अलावा जो है सरकार के पास कुछ काम नहीं है, और इन म्यूजिकों के अलावा हमारी जिंदगी में कोई काम नहीं है। सिर्फ ये हम इन न्यूज चैनल्स की म्यूजिक सुनते रहेंगे, 15-20 मिनट तो म्यूजिक बजता है, उसके बाद में खबरें आती है। तो खैर हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको 15-20 मिनट, आधे घंटे में सारी खबरें आपको मिल जाएगी, पूरे हफ्ते की खबरें ऑलमोस्ट मिल जाएगी। तो आप कृपया हमारे YouTube चैनल से जुड़िए, आप परी टॉक्स टू देश की जनता लिख के हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारे सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, और आप लगातार हमारे वीडियोस का लुत्फ लीजिए जिसमें म्यूजिक नहीं है। तो ये बहुत अच्छी काम की बात मैंने आपको बता दी। तो खैर
ये चीज तो एक समझ में आ रही है कि सरकार जो है इतना ज्यादा ट्रेंडिंग अपने हिसाब से चला देती है, ऐसी ऐसी ट्रेंडिंग चलाती है। आज तो अनएम्प्लॉयमेंट डे का ट्रेंडिंग हो रहा था, इसके पहले भी 2 बार युवाओं ने ट्राई किया है। एक बार उन्होंने जो है वो 9 सितंबर को रात को 9:10 पे जो उन लोगों ने कैंडल वैंडल जलाया था यूपी और बिहार में, बड़ा सक्सेसफुल रहा था ये आंदोलन। अभी आखिरी आंदोलन जो है बच्चों ने अपनी डिग्रियां जलाई है, जैसे महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन जो आखिरी आंदोलन था और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, उसी तरह युवाओं ने अपने अपने हिसाब से जो है मोदी सरकार के विरोध में ये सारे आंदोलन किए हैं। देखते हैं सरकार की आंख कब खुलती है, सरकार इस पे कब ध्यान दे पाती है। हालांकि मोदी सरकार इस पे भी अपना ब्लेम लेने को तैयार नहीं रहेगी, लगता है कभी नहीं लगता है कि मोदी सरकार किसी भी चीज के लिए ब्लेम लेना चाहती है। मोदी सरकार को अपने ऊपर ब्लेम लेना पसंद नहीं, अपनी बुराई करना पसंद नहीं, क्योंकि बहुमत के मद में, बहुमत के नशे में जो मोदी सरकार बुरी तरह से चूर हो गई है। ऐसा समझ में आता है कि मोदी सरकार को अपनी बुराई और अपने कार्यों के बारे में किसी तरह के सवाल पूछना जो है मोदी सरकार को पसंद नहीं है। तो अगर कोई भी सवाल पूछने लगता है, कोई भी अगर किसी तरह के सवाल जवाब करने लगता है या कोई भी सरकार को कटघरे में खड़ा करता है तो सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि सरकार अपने बहुमत के नशे में चूर चूर है, अपने घमंड में चूर चूर है। सरकार को पसंद नहीं है कि आप कोई किसी तरह का सवाल पूछे, आपकी हिम्मत कैसे होगी सवाल पूछने में। शिरोमणि अकाली दल हालांकि एनडीए का बहुत इंपॉर्टेंट घटक है, केंद्र सरकार में बैठा हुआ है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल भी जो है वो अब खुश नहीं है मोदी सरकार से। शिरोमणि अकाली दल भी जो है केंद्र सरकार से नाखुश है। ऐसे सारे ही विपक्ष जो है नाखुश है। आपको पता ही है जैसे राज्य सरकारों के मुआवजे के पैसे जो है अभी तक केंद्र सरकार ने दिए नहीं है, तो सारी देश में सभी दल जो है नाखुश है केंद्र सरकार के साथ में। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, शिरोमणि अकाली दल जो केंद्र सरकार का एनडीए का इंपॉर्टेंट घटक है, वो भी जो है परेशान है और बहुत ज्यादा परेशान है केंद्र सरकार के डिसीजंस को लेकर। और उसके बारे में आपको बताऊंगी। खैर मुद्दे की खबरों पे चलते हैं कि ट्विटर पे इस तरह के ट्रेंड मोदी सरकार करती रहती है। अब कंगना ने ट्रेंड नया चलाया है और कंगना ने जो है जया बच्चन को उल्टी सीधी सुना दी, खरी खोटी सुना दी, जबकि हेमा मालिनी जी जो बीजेपी की स्टैंडिंग जो है मेंबर है, बीजेपी की स्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने जो है जया बच्चन जी का साथ दिया। तो अब लगता है कि कंगना रनौत जो है हेमा मालिनी के पीछे भी पड़ने वाली है। लेकिन ऐसा क्यों करेगी, क्योंकि हेमा मालिनी तो बीजेपी की पार्लियामेंटेरियन है, तो इसके पीछे शायद इसी चक्कर में जो है कंगना रनौत जो है अपना मुंह नहीं खोलेगी, अपने पंख नहीं खोलेगी शायद हेमा मालिनी के पीछे। अगर ऐसा करती है तो सच में उनकी बेबाकी की दाद देनी पड़ेगी कंगना रनौत की। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कंगना रनौत को कुछ भी बोलने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि हेमा मालिनी खुद बीजेपी की पार्लियामेंटेरियन है। लेकिन कंगना रनौत ने उल्टा निशाना जो है जया बच्चन जी पे साधा है और कंगना रनौत ने ये कहा है कि आप ये बताइए, अगर आप तब भी यही कहती जब आपका बेटा अभिषेक बच्चन कहीं पे रस्सी से लटका हुआ मिलता या अपने घर में डेड मिलता, नशे के आदी लोग उसको इस तरह से आदी बना देते, नशे का उसको गुलाम बना देते, तब भी क्या आप इसी तरह की बातें करती? आप तब भी क्या इस तरह की बातें करती जब आपकी बेटी श्वेता बच्चन को जो है मतलब पर्सनल अटैक किया है कंगना रनौत ने, आपकी बेटी को जो इस तरह से लोग ड्रग का एडिक्ट बना के उसके साथ में उल्टी सीधी हरकत करते, तो क्या तब भी आप ऐसा ही बोलती? और उन्होंने ये भी कहा, कंगना रनौत ने ये भी कहा कि मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, बहुत सारे गरीबों को जानती हूँ, बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट को जानती हूँ, बहुत सारे आउटसाइडर्स को जानती हूँ जिनके साथ में फिल्म इंडस्ट्री का व्यवहार सही नहीं है, और मेरे पास में लिस्ट है, बेरोजगारों की लिस्ट है, जूनियर आर्टिस्ट की लिस्ट है मेरे पास में, और मेरे पास में बहुत लंबी लिस्ट है। जब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलूंगी तो ये पूरी लिस्ट जो है लंबी की लंबी लिस्ट जो मेरे पास में है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी प्रधानमंत्री जी से। इस तरह से ताल ठोक के जो है कंगना ने जो है जया बच्चन के पीछे लगने का ये ट्रेंड चलाया है, जो पूरी तरह से जया बच्चन के पीछे हाथ मुंह धोके कंगना पड़ गई है। मुझे नहीं लगता हेमा मालिनी जी के पीछे भी इस तरह के पर्सनल अटैक कर सकती है वो। लेकिन इस तरह से डेफिनेटली, क्योंकि जया बच्चन जो है समाजवादी पार्टी की पार्लियामेंटेरियन है, तो समाजवादी पार्टी से है, और हेमा मालिनी खुद बीजेपी से है, और कंगना भी बीजेपी की जो है पार्लियामेंटेरियन या बीजेपी में चुनाव लड़ेगी, पता नहीं क्या करेगी। तो इस तरह से चीजें सामने निकल कर कंगना ने यह भी कहा कि गरीबों को सिर्फ खाना दिया जाए ये पर्याप्त नहीं है, गरीबों को प्यार और सम्मान की भी जरूरत है। लेकिन हम लोग समझते हैं कि गरीबों को सिर्फ खाना दिया जाना ही पर्याप्त है। इस तरह से कंगना ने जो है जूनियर आर्टिस्ट और जो भी फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे आउटसाइडर्स हैं उनका भी समर्थन किया है। बाबुल सुप्रियो जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने बीजेपी के नेता होने के नाते कंगना का पुरजोर सपोर्ट किया है कि वो कंगना को सपोर्ट करते हैं, और ड्रग मामले में भी उन्होंने कंगना का सपोर्ट किया है। तो ये चीज समझ में आ रही है कि बाबुल सुप्रियो जो है पूरी तरह से कंगना के सपोर्ट में है। कंगना जो है Y+ सिक्योरिटी से भी सेटिस्फाइड नहीं है। आपको मैं बता दूं कि Y+ सिक्योरिटी जो उनको मिली हुई है, जो हमारे इतने ट्रेंड
हमारे ऑफिसर्स है, इतने ट्रेंड हमारे जो कमांडोज है और इतने ट्रेंड हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स, उनसे कंगना को कोई सिक्योरिटी का एहसास नहीं हो रहा है। उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो बनी हुई है, उनको इनसिक्योरिटी जो बॉम्बे में लग रही है, क्योंकि चंडीगढ़ पहुंचने के बाद दोबारा उन्होंने कहा कि कश्मीर से पाक अधिकृत कश्मीर है बॉम्बे, और जान बचे तो लाखों पाए और जान है तो जहान है, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोला। तो मेरे ख्याल से कंगना जो है सेटिस्फाइड नहीं है किसी भी तरह से मुंबई की सिक्योरिटी से, Y+ सिक्योरिटी से भी कंगना जो है सेटिस्फाइड नहीं है, ऐसा समझ में आ रहा है, ऐसा देखने में आ रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि Y+ सिक्योरिटी से भी अगर कोई व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं हो तो मुझे लगता है कि उसको साक्षात इंद्रदेव या इंद्रदेव का कोई विमान ही उसे सेटिस्फाई कर सकता है। इंद्रदेव या कोई यमलोक से यम भगवान का कोई विमान आके इनको सिक्योरिटी दे सकता है, जो Y+ सिक्योरिटी से भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो इस तरह के लोगों को जो है कैसे सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, कृपया करके मेरा मोदी जी से अनुरोध है कि बताइए कि इस तरह के लोगों को किस तरह से सिक्योर किया जाएगा। आप लोग भी बताइए कि इस तरह के कंगना की तरह की महिलाओं को किस तरह की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, कंगना की तरह महिलाओं को किस तरह से सेटिस्फाइड किया जाए, Y+, Z+, कौन सी सिक्योरिटी ऐसी दी जाए, अर्नब गोस्वामी को ऐसी कौन सी सिक्योरिटी दी जाए कि वो इतना इनसिक्योर होता है। तो कृपया मुझे बताइए कमेंट्स में कि किस तरह की सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। उसके बाद अडानी ग्रुप का नाम सामने आ रहा है। अडानी ग्रुप जो है, जिनको PPP मॉडल के तहत 6 एयरपोर्ट्स का जो है जिम्मा दे दिया गया, संचालन की जो है उनको अथॉरिटी दे दी गई है, और अभी तक बताया उन्होंने पैसा भी नहीं भरा है, लेकिन फिर भी उनको अथॉरिटी है 6 एयरपोर्ट्स चलाने की। और उसके बाद में जब उनका पेट उनसे भी नहीं भरा तो उन्होंने इच्छा जताई, रुचि जताई है अडानी ग्रुप ने कि वो रेलवे स्टेशंस का भी संचालन करना चाहेंगे। रेलवे स्टेशन में जो है काफी इनोवेशंस का काम किया जाएगा। रेलवे स्टेशंस को जो एयरपोर्ट की तर्ज पे तैयार किया जाएगा भारत में, और एयरपोर्ट्स को जो है रेलवे स्टेशंस को जो है एयरपोर्ट की तरीके से जो है ट्रीट किया जाएगा अडानी ग्रुप के द्वारा। तो इसका भी कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रुप को मिल सकता है, जिसमें मेनली काफी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशंस जो है दिए जाएंगे। लेकिन अडानी ग्रुप ने खास तौर पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे अपना इंटरेस्ट दिखाया है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है अडानी ग्रुप को दे दिया जाए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो है अडानी ग्रुप इनोवेशंस करेगा, जो भी अपने अमेंडमेंट्स करके जो भी रेनोवेशन का काम फिर से स्टार्ट करेंगे, और फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो भी रेवेन्यूज आएंगे, जो भी प्लेटफॉर्म के जिस तरह के भी रेवेन्यू, अलग अलग तरह से रेवेन्यूज कमाती है रेलवे, आपको पता है, तो उसका कुछ शेयर जो है अडानी ग्रुप को जरूर खास तौर पे दिया जाएगा। इसके पहले गौर करने वाली बात है कि 159 रेलवेज चलाने के लिए जो है 161 रूट्स पे सरकार ने परमिशन दे दी थी, और प्राइवेट रेलगाड़ियां जो है अपनी पूरी सुख सुविधाओं के साथ में हाई क्लास सेफ्टी और हाई क्लास टिकटों के साथ में, ऑफ कोर्स टिकट्स भी हाई क्लास ही होंगे फिर तो, और रेडी है कि सरकार जो है शायद रेलवे चलाने में अक्षम अपने आप को फील कर रही है दोबारा से। सारे PSUs तो दे दिए सरकार ने, मैंने आपको बताया किस तरह से MTNL से लेके BSNL से लेके ONGC से लेकर तो सारे NTPL से लेके सारे ही PSU जो है सरकार ने दे दिए है प्राइवेट हाथों में। जमीनें भी दे रहे हैं, जंगल भी दे रहे हैं, सब कुछ जो है प्राइवेट हाथों में आ रहा है। तो इस बार जो है रेलवे स्टेशंस भी बचे कुछ जमीनों के साथ साथ रेलवे स्टेशंस भी अडानी ग्रुप को देने का मन बना लिया है मोदी सरकार ने, और अडानी ग्रुप को रेलवे स्टेशंस भी दिए जाएंगे। और अडानी ग्रुप में तो खुशी की लहर दौड़ गई होगी, क्योंकि रेलवे स्टेशंस जो है सबसे ज्यादा यातायात जो हमारे यहाँ पे हमारे देशों में जो है रेलवे स्टेशन से ही होता है। हर गरीब आदमी जो है रेलवे से चलना चाहता है, शायद उसकी भी पहुंच रेलवे से दूर होने वाली है। आम आदमी शायद अब रेलवे में चलने का सपना ही लेके रहेगा। अगर कोई रेलगाड़ी में नहीं बैठा है आपका बच्चा, तो आप प्लीज उसको रेलवे में बिठा दीजिए, क्योंकि थोड़े दिनों बाद मुझे लगता है कि रेलवे में बैठना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एक आम आदमी के लिए रेलवे में जाके बैठना एक बहुत सपना जैसा लग रहा है कि सपना हो जाएगा आम आदमी के लिए रेलवेज में बैठना। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं तो उनको आप रेलवेज में बिठा दीजिए, क्योंकि सरकार जो है हर चीज का निजीकरण करने में बेइंतहा जो है अपनी रुचि ले रही है। बहुत ज्यादा अल्टीमेट इंटरेस्ट जो है सरकार का वो निजीकरण की तरफ जा रहा है। अब उसमें फायदा आपको मिलेगा या उसमें फायदा निजी व्यवसायिकों को मिलेगा, वो तो समय ही बताएगा। खैर, अभी मुद्दे पे लौटते हैं कि केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात को रोक दिया है, और जिससे छोटे छोटे देश जैसे बांग्लादेश, नेपाल है,
और मलेशिया है जो पूरी तरह से प्याज की खपत के लिए भारत पर निर्भर है, उनके साथ साथ जो है किसानों में भी आक्रोश दिख रहा है। महाराष्ट्र जो सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादक है, तो उद्धव ठाकरे के साथ में कई अलग अलग नेताओं के बयान आए हैं और उद्धव ठाकरे के साथ में हाँ मजाक तो बनाया है। खैर मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ सद्दाम। तो उद्धव ठाकरे जी और सभी लोगों ने जो है किसानों के पक्ष में बात की है। उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि सरकार ने निर्यात पे रोक तब लगाई है जब किसानों को अच्छे दाम मिल सकते थे। सरकार ने निर्यात पे रोक तब लगाई है जब किसान जो है अच्छी खासी जो है अपनी इस फसल को बेच के, प्याज की फसल को बेच के अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे। गौर करने वाली बात है कि सब्जियां भी बहुत महंगी होती जा रही है। सब्जियां जहां पर 40 रुपए किलो थी, अब वो 60 से 80 रुपए किलो का भाव छू रही है। लगभग डबल प्राइजेस सब्जियों के भी हो गए। तो फिर किसानों के साथ में ऐसा पक्षपात क्यों? किसानों को जो है वो क्यों इस तरह से अपनी जो कीमत उनको मिल रही थी प्याज की उससे दूर रखा जा रहा है? तो उद्धव ठाकरे जी ने किसानों पर अपना एक टेक लिया है और अपना फेवर जो है किसानों की तरफ दिया है। और बहुत सारे नेताओं ने जो है किसानों को फेवर किया है और बताया है कि हमारे अन्नदाताओं के लिए इस समय जो है प्याज की अच्छी कीमत लगाई जा सकती थी, लेकिन सरकार ने नियत समय पर निर्यात रोक कर हमारे अन्नदाताओं के साथ में भेदभाव किया। हमारे अन्नदाताओं को मिलने वाले प्राइस से उनको वंचित रखा है, जो सरकार का जो है कदम सही नहीं है और सरकार की बहुत ज्यादा उसके लिए आलोचना की जा रही है महाराष्ट्र के खासकर सभी नेताओं के द्वारा। सही भी है, अगर किसानों को उनकी प्राइस मिल रही है तो किसानों को उनकी प्राइस मिलने देना चाहिए, क्योंकि व्यवसायी जब सब्जियां हाई प्राइस पे बेच के कमा रहे हैं तो किसानों को भी अपने प्याज हाई प्राइस पे बेच के कमाने का अधिकार है, जो कि हम हमेशा उनसे छीन लेते हैं। हमारे किसान जो है वो किसी भी तरह से ज्यादा प्राइस ना ले, ऐसा सरकार मेक श्योर करती है कि हमारे किसान कभी भी ज्यादा प्राइजेस ना ले और ज्यादा प्राइजेस जो है किसानों को ना मिले। इस कीमतों को, प्याज की कीमतों को काबू करने के लिए निर्यात पर रोक लगाना ही एक इंतजाम नहीं था, लेकिन सरकार को शॉर्टकट ज्यादा पसंद है और सरकार ने डायरेक्टली प्याज की निर्यात पर रोक लगा दिया, जो एक सबसे शॉर्टकट और सबसे आसान कदम सरकार के लिए होगा, लेकिन हमारे किसानों के लिए आसान या शॉर्टकट कदम नहीं था। हमारे किसानों के लिए बड़ा ही पेनफुल कदम ये समझा जा रहा है। हमारे किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा जो है दुख की बात है। हमारे किसानों के लिए बहुत ज्यादा जो है परेशानी वाला सबब है कि वो ऐसे जिस तरह से वो दूध और जिस तरह से टमाटर उन्होंने फेंके हैं, इस तरह से अब इस बार शायद उनको प्याज भी फेंकने पड़ेंगे। तो ये समझ में आ रहा है कि इस बार जो है हमारे किसान प्याज फेंकने वाले हैं। और एक और चीज आपको बता दूं कि एम्स के डॉक्टर ये बताने वाले हैं कि सुशांत सिंह ने सुसाइड किया है या मर्डर किया है। सुशांत सिंह की 20 सितंबर को विसरा रिपोर्ट आने की संभावना है और जैसे ही विसरा रिपोर्ट आती है तो एम्स के डॉक्टर्स जो है वो बताएंगे कि ये ड्रग मामला है, खुदकुशी है, मर्डर है, क्या है। तो ये विसरा रिपोर्ट के आने के बाद 20 तारीख के बाद में आपको पता चल जाएगा। जैसे ट्रेंडिंग चल रहा है सुशांत फॉर दिशा, जस्टिस फॉर दिशा, सुशांत सिंह को न्याय मिलना चाहिए, जिस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं, इस तरह के ट्रेंड जो है हमारे देश में, जो इकोनॉमी के हाल हो रहे हैं, जीडीपी के हाल हो रहे हैं, जो हमारे देश में जहाँ पे बेरोजगारी के लिए इतने ज्यादा आंदोलन चल रहे हैं, इतने मूवमेंट चल रहे हैं, इन सब मूवमेंट्स को छोड़ के जो ट्विटर पर ट्रेंड चलाने वाले वेल्ले लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि एम्स के डॉक्टर उनको बता देंगे। उसके बाद में सीमोन खंबाता जो उनके फ्रेंड है सुशांत के, उसके बाद में रकुल प्रीत है, सारा अली खान है, इन सब लोगों पे जो है ड्रग के मामले के तहत अब कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने जेल में बैठे बैठे सभी लोगों के नाम ले लिए। इसमें सारा अली खान जो सैफ अली खान की बेटी है, रकुल प्रीत है, सीमोन खंबाता है, इन सब पे ड्रग के आरोप है कि सारे के सारे ड्रग लेते हैं। सुशांत के साथ में घुमा करते थे, ड्रग ले लेके घुमा करते थे पूरे बॉम्बे में। तो इस तरह के जो आरोप है वो लग रहे हैं। उसके बाद में 15 करोड़ रुपए के लिए भी जो है इंक्वायरी चलेगी, जिसमें बहुत सारे सुशांत के निर्माताओं को समन भेजा जा सकता है, जिन्होंने सुशांत के साथ में काम करने की कोशिश की। बहुत सारे सुशांत के निर्माताओं को इस संदर्भ में समन भेजा जा सकता है। खासकर एक निर्माता का नाम मुझे याद नहीं आ रहा जिसने राब्ता मूवी बनाई है, उनको भी सुशांत के इस केस में समन भेजा जा सकता है कि सुशांत के पैसे आखिर कहाँ गए। इस मामले में जो है जरूर से आपको मैं अपडेट दूंगी कि आखिर अपडेट क्या आ रही है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट खबर जो निकल के सामने आ रही है वो ये है कि हरसिमरत कौर जो
अकाली दल की एकमात्र केंद्रीय मंत्री है। तो हरसिमरत कौर ने जो एकमात्र अकाली दल से केंद्रीय मंत्री, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि जिस तरह से किसान से जुड़े हुए मामलों को लेकर हरियाणा और पंजाब सरकार में जो है धरना दिया जा रहा है और जिस तरह से किसान संसद भवन में आके बैठ गए, किसान जो है संसद भवन में आके एक तरह से अपना आक्रोश प्रदर्शित कर रहे हैं, अपना आंदोलन दिखा रहे हैं। किसान सेटिस्फाइड नहीं है कि किसान से जुड़े हुए जितने भी बिल, 3 बिल अभी तक मैं आपको समझा चुकी, 3 बिल जो किसानों से जुड़े हुए पारित हुए हैं, उन 3 बिलों से जो है हरसिमरत कौर जो है वो बीजेपी के विपक्ष में है, बीजेपी के विरोध में है। उनका कहना है कि जो है किसानों से जुड़े हुए बिल को रोक देना चाहिए और किसानों के से जुड़े हुए बिल के विरोध में हरसिमरत कौर ने जो है अपना आज इस्तीफा दे दिया है। उनके पति जो सुखबीर सिंह बादल है, वो उन्होंने भी उनका सपोर्ट किया है, अपनी पत्नी का सपोर्ट किया। उन्होंने कहा है कि किसानों के लिए जो बिल पारित किए, किसानों के लिए पारित किए हुए बिल को जो है रोक देना चाहिए। किसानों के द्वारा दिए हुए बिल को जो है वो किसानों के फेवर में नहीं है, इससे किसान जो है परेशान होंगे, किसानों की फसलों की प्राइस नहीं मिलेगी। अगर किसानों के लिए कोई भी बिल पारित होता है तो किसानों से पूछने की आवश्यकता है कि किसानों को वो बिल पसंद है कि नहीं पसंद है। जिसमें हरियाणा और पंजाब में, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा किसान हरियाणा और पंजाब में है और जिसके चलते हरसिमरत कौर जो है एक अकेली मात्र नेता थी, अकाली दल की केंद्रीय मंत्री बनी हुई, उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है और उनके पति ने जो है उनका पुरजोर सपोर्ट किया है। और ये चीज समझ में आ रही है कि अब शायद अकाली दल भी एनडीए से अपनी साठगांठ तोड़ लेगा और अकाली दल जो है, जो एकमात्र इंपॉर्टेंट घटक बचा हुआ है, मतलब शिवसेना ने तो छोड़ ही दिया है, आप देखिए अकाली दल भी जब एनडीए को छोड़ देगा तो अब आगे आने वाले दिनों में एनडीए की हालत जो है वो बद से बदतर हो जाएगी। आपको पता है कि एनडीए जिस तरह से अपने आप को पूरी जो 4 दिन की संसदीय बैठकें मैंने आपको बताई, उसमें जिस तरह से एनडीए ने अपने बहुमत का घमंड दिखाया है, उस घमंड को तोड़ने के लिए हरसिमरत कौर ने जो है कमर कस ली और वो अब जाके मुझे लगता है सरकार का घमंड जरूर तोड़ने वाली है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कल संसद में कहा था तो पूरी बात समझ में आ रही थी कि डेफिनेटली वो अपना इस्तीफा देंगी या वो इन सारे जो किसानों से जुड़े हुए, मैंने आपको 3 बिल बताए थे जो जिसमें एक बिल तो पास भी करवा लिया गया है सेकेंड डे, तो वो जो तीसरा बिल और दूसरा बिल पास होने वाला था उसको शायद पास नहीं होने देंगी। तो खैर आगे बढ़ते हैं कि एमपी में चुनाव आयोग ने सिंधिया जी से, मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ सद्दाम, थोड़ा मुझे आगे अपनी बात को बढ़ाना है। तो कहने की बात है कि जब एमपी में सिंधिया जी जो MP 01 करके जो पुलिस की गाड़ी है उसको लेके प्रचार कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान के लिए और चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दे दिया जिसका जवाब उनको 3 दिन में देना है। तो सिंधिया जो है गले की फांस बनते जा रहे हैं बीजेपी के लिए। वो प्रचार करे तो भी प्रॉब्लम है, प्रचार नहीं करते तो भी प्रॉब्लम है। कल अंडे और दूध का जो मैटर सामने निकल के आया कि बच्चों के लिए अंडा बेहतर है या दूध बेहतर है, जिसका जवाब हालांकि उन्होंने नहीं दिया और शिवराज सिंह चौहान के ऊपर उन्होंने जो छोड़ दिया। मगर उनकी जो पुलिस की गाड़ी लेके जो उन्होंने प्रचार करने की अपनी बात की थी और हालांकि बीजेपी उनका सपोर्ट करी कि वो हमारे यहाँ पर जो है विधानसभा के मेंबर होने की वजह से वो पुलिस की गाड़ी का इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी गवर्नमेंट की गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर ये जो चुनाव आयुक्त को ये बात पच नहीं रही है और चुनाव आयुक्त ने जो है चुनाव आयोग ने मेनली जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी फटकार लगाई है, उनको जवाब देना है कि वो आखिर पुलिस की गाड़ी लेके प्रचार में क्यों लगे हुए हैं। तो ये चीज, क्योंकि अभी उनको जिस तरह से पूरे नेताओं के, बीजेपी के नेता जिस तरह से उनसे परेशान है, बेहाल है, हताश है और बीजेपी के नेताओं को सिंधिया का प्रचार इस तरह से करना और शिवराज के साथ साथ घूमना पसंद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने ये बात सामने की है। खैर एक और चीज निकल के सामने रही, ग्वालियर में कमलनाथ के पहुंचने की वजह से जो है या पहुंचने की खबर को सुन के शिवराज और सिंधिया और सारे बीजेपी नेताओं के अंदर जो है एक डर आ गया है, एक कपकपी आ गई है और जो है बहुत ज्यादा ये लोग डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। क्योंकि आपको मैंने बताया था जैसे परसों की कमलनाथ सरकार के द्वारा एक गांधी जी की तरह किसानों के लिए दांडी यात्रा इन्होंने निकाली थी एमपी के एक शहर से दूसरे शहर, मुझे शहरों के नाम पता नहीं है एमपी के, लेकिन क्योंकि कमलनाथ सरकार ने दांडी यात्रा निकाल ली थी किसानों को लेके, तो मोदी जी का एमपी में पहुंचना भी जो है इतना डाइजेस्ट नहीं हो पाया लोगों के द्वारा और उस समय 175 घरों का जो है
मोदी जी गृह प्रवेश करवाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन फिर भी ये चीज जो है डाइजेस्ट नहीं की गई लोगों के द्वारा। और एमपी में जो है वो बीजेपी के हाल जो है बड़े खस्ता नजर आ रहे हैं। और कलेक्टर जो है कहीं ना कहीं ग्वालियर के वो बीजेपी को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस को अपने होर्डिंग लगाने हैं, कांग्रेस को अगर अपने पोस्टर्स लगाने हैं तो वो निगम की परमिशन लेकर आए, जबकि बीजेपी के पोस्टर्स ऑलरेडी पहले से लगे हुए थे। तो इसी बात में जो है कमलनाथ सरकार या कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जो है कमलनाथ की मौजूदगी से बौखलाई हुई है, परेशान है, क्योंकि ये जो उपचुनाव है ये बताएंगे कि शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ जी के बीच में से कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये डिसाइड भी उपचुनाव बीजेपी के करने वाले हैं इस बार वहां पर। तो इसीलिए जो है एक तनातनी का माहौल है। और जैसे कि मैं आपको बताती रही हूँ कि सिंधिया का शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ में सभाएं करना, सिंधिया का लगातार नॉनस्टॉप शिवराज सिंह के साथ में चुनाव प्रचार करना, सिंधिया के ऊपर इतनी सारी चुनावी जिम्मेदारियां बहुत सारे बीजेपी के नेताओं का पच नहीं रही है, खल रही है। और वो कहना चाहते हैं कि हमारी जो इंपॉर्टेंस है वो कम होती हुई नजर आ रही है। और सरकार जो है वो पुराने नेताओं को भूलकर जो है नए नए विधानसभा से इस्तीफा देकर नए नए लोग आ जाते हैं और नए नए लोगों को जिम्मेदारियां दे देती, जिसको लेके अच्छा खासा जो है माहौल गरमाया हुआ है। और काफी दिलचस्प बातें हैं जो मैं आपको रोज बता रही हूँ। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज निकल के सामने आ रही है कि बिहार में जो हमारे सुशील मोदी जी है, जो 15 साल से जो सरकार में है, सुशील मोदी जी जो है बिहारियों के बिल्कुल फेवर में नहीं है, जबकि बिहार ने हर बार उनको इलेक्ट करके उनको इतनी इंपॉर्टेंट पदों पे बिठाया है। उनके द्वारा सवाल पूछे जाने पे जैसे बार बार बेरोजगारी का मूवमेंट वहां पे चल रहा है, तेजस्वी यादव जो है उनके घर घर पोस्टर्स, टी शर्ट्स, कैप्स घर घर पहुंच गई। वो सब घर घर का फेस बन गए हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि तेजस्वी यादव घर घर का फेस बन गए हैं। तेजस्वी यादव की जो मुहिम है बेरोजगारी की, उस पे नीतीश कुमार जी लगातार झूठ बोल रहे हैं कि 10 लाख जो हमने हर महीने हमने 10 लाख रोजगार दिए हैं, हर महीने हमने 8 लाख रोजगार दिए, जो कि वो मनरेगा की बात कर रहे थे, जो उनका झूठ पकड़ में आ गया हालांकि बाद में। लेकिन अब जो सुशील मोदी जी हैं उनके बयान भी एनडीए के लिए काफी घातक साबित हो सकते हैं। उनके बयान जो है एनडीए के लिए एक पूरी तरह हार का काम कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है वो आप सुनेंगे तो आप धरे की धरे रह जाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि बिहार से पलायन इसलिए बिहारी करते हैं क्योंकि बिहारियों को मजे मारने हैं, बिहारियों को परिवार के साथ रहना काटता है और बिहारी ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ज्यादा मौज करना चाहते हैं, इसलिए बिहारी जो है वो पलायन कर जाते हैं बिहार से। इसका मतलब दाल रोटी नहीं है। तो इस पर जो है आरजेडी ने उनको निशाने पे लिया है। आरजेडी ने उन पर सख्त टिप्पणी करके आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सुशील मोदी बयान दे रहे हैं, वो सुशील मोदी खुद बिहार के नहीं है और बिहार में अपनी ऐश ले रहे हैं, तो ऐसे में बिहारियों को बाहर ऐश करने के लिए, मजे लेने के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है। और अगर इसी तरह से इनकी मेंटालिटी, इसी तरह से इनकी जो दिवालिया मेंटालिटी है, उसके चलते बिहार का विकास होना, बिहार का उत्थान होना सफल नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए बिहार में आरजेडी जैसी पार्टी की होने की आवश्यकता है, जो सबसे पुरानी पार्टी है। और आरजेडी पार्टी जो है लालू प्रसाद की पार्टी ही वो जो बिहारियों से दिल से जुड़ सकती है। और सुशील मोदी तरह के लोग जो है, सुशील मोदी की तरह के जो लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो बिहारियों की सोच से, बिहारियों की समझ से परे हैं, जिनको बिहारी समझ में नहीं आते, अगर बिहारियों को मजे लेने हैं तो क्या मजे के लिए वो इतने दूर जाएंगे? क्या बिहार में रोजगार पैदा नहीं किए जा सकते? और मजे के लिए ही बिहार के मजदूर जो है कड़ी धूप में भूखे प्यासे पैदल अपने घरों की तरफ आए थे, बिहार की तरफ आए थे, तब भी बिहार की जो सरकार थी, जो एनडीए की सरकार थी, वो सो रही थी। तो यही चीजें सामने निकल के आ रही है, जो लगातार ये जो बयानबाजी हो रही है, लगता है कि बिहार के लिए इस तरह की बयानबाजी जो है सुशील कुमार के लिए, सुशील कुमार मोदी के लिए, नीतीश कुमार जी के लिए, इस तरह की बयानबाजी जो है बार बार इनके झूठ पकड़े जा रहे हैं और बार बार जो है इनका एक डिसअपॉइंटमेंट एनडीए की तरफ से नजर आ रहा है। और अब सुशील मोदी ने उल्टे पुल्टे बयान देके तो बिल्कुल बिहार के लोगों के अंदर एक अनसेटलिंग माहौल पैदा कर दिया है। बिहार के लोग अनसेटल्ड फील कर रहे हैं, असक्षम फील कर रहे हैं, असंयमित फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सुशील मोदी के ये सारे बयान जो है वो कहीं से कहीं तक बिहारियों के
मानसिकता के साथ में नहीं जा रहे हैं। बिहार के लोग मेहनत कश होते हैं, बिहार के लोग मेहनत करते हैं, बिहार के लोग मजदूरी करने से पीछे नहीं हटते, जबकि दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं है। लेकिन ये चीजें जो है वहां के सत्ताधारियों को समझ में नहीं आ रही है, जो अपने आप में बहुत दुख की बात है। और मैं आपको जैसे बताती जा रही हूँ कि आज आना एम्प्लॉयमेंट डे है, तो आप भी अपने जो भी आपके संदेश होंगे, आपके बेरोजगारी से जुड़ी आपकी प्रॉब्लम्स होगी, अब आपके सत्ताधारियों को लिखिए, अपना हक मांगिए, अपना रोजगार मांगिए, अपने लिए लड़िए, अपनी फैमिलीज के लिए लड़िए, अपने देश के लिए लड़िए। और आपका बेरोजगारी के मुहिम से जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोदी जी का बर्थडे आज चला गया, कोई बात नहीं, आप कल भी उनका बर्थडे मना सकते हैं। आप ट्वीट कीजिए, अपने कलेक्टर को लिखिए, अपने मुख्यमंत्री को लिखिए, लेकिन आप बर्थडे रोज मनाइए और आप अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आवाज उठाइए। सुशांत सिंह के लिए आवाज उठाने के लिए सीबीआई बैठी है, पुलिस बैठी है, उनको अपना काम करने दीजिए। क्योंकि आपको जब आपका परिवार भूखा मरेगा तो कंगना मंगना कोई नहीं आएगा, आप मांगते फिरेंगे और कुछ दूसरा कुछ नहीं होने वाला है। आज के लिए इतना ही, कल मैं आपसे फिर मिलती हूँ फिर नई अपडेट्स के साथ में, एक विश्लेषणपूर्ण जानकारी के साथ में। आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें आपको आगे आने वाले वीडियोस जो है लगातार मिलते रहेंगे। और कल आपको संसद सत्र के 5वें दिन की मैं आपको अपडेट देने वाली हूं कि कौन कौन से बिल पारित एक्चुअल में किए जा रहे हैं, और किसानों के जो पंजाब हरियाणा और दूर दूर से जो किसान आ रहे हैं वो किस तरह से धरना दे रहे हैं, उनके साथ में सरकार कितनी संयमितता से, कितने शौर्य के साथ में उनको मानती है, उनको समझती है, ये चीजें मैं आपको कल बताऊंगी। और जो बीजेपी की जो एनडीए सरकार की जो पूरी फूट है शिरोमणि अकाली दल के साथ में, उसका अंजाम कल क्या होता है मैं इसके बारे में आपको कल बताऊंगी। हाँ, सद्दाम आपका था कि ड्रग तो पूरे मुंबई में है सद्दाम, और बिल्कुल ड्रग के लोग आदी हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी। और लोग ड्रग्स में ही अपनी जिंदगी समझते हैं। और फिल्म इंडस्ट्री में डेफिनेटली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का माहौल है, रोल्स कम होते हैं, उसके दावेदार ज्यादा होते हैं, इसलिए शायद लोगों को ड्रग्स लेनी पड़ती है। लेकिन लोगों को अपने लिए खुद ऑप्शंस बनाने चाहिए, अपने लिए खुद रोजगार बनाने चाहिए, लोगों को अपने बारे में सोचना चाहिए, इंडस्ट्री के बारे में बाद में सोचना चाहिए। यहाँ पे लोग इंडस्ट्री में एक प्रेस्टीज इशू ले लेते हैं काम को लेकर, और उनको लगता है कि इंडस्ट्री में काम करना उनका प्रेस्टीज है, जो अपने आप में बहुत बड़ी मूर्खता है। किसी भी इंडस्ट्री में काम करना किसी के लिए भी प्रेस्टीज का इशू नहीं हो सकता है। किसी भी इंडस्ट्री में काम करना किसी के लिए महानता का इशू नहीं हो सकता। सारी इंडस्ट्रीज सम्माननीय है, सारी इंडस्ट्रीज जो है वो उम्दा है, किसी भी इंडस्ट्री को आप बड़ा छोटा नहीं कर सकते। फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी उतने ही इंसान हैं, उतने ही अपने काम को करने के लिए मेहनत करते हैं जितने दूसरी इंडस्ट्री के लोग मेहनत करते हैं, अपना काम अच्छी तरीके से करते हैं। लेकिन सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को ही जो है फोकस में लिया जाता है, क्योंकि वो आपको सपनों की दुकानों पर लेकर जाती है फिल्म इंडस्ट्री। इसलिए लोग समझते हैं कि सपनों की दुकानों में घूमना ही जिंदगी है, लेकिन जिंदगी कुछ और होती है, सपनों की दुकानें कुछ और होती है। हाँ, आगे जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मुंबई में भेलपुरी भी है, बिल्कुल। हाँ, सीख कबाब भी मिलता है मुंबई में, बिल्कुल मिलता है। कुमार बिहार में लिट्टी चोखा, बिल्कुल लिट्टी चोखा बहुत अच्छा है, मैंने खाया है। दिल्ली में भी मिलता है, हमारे यहाँ पे 40 रुपए की प्लेट मिलती है, तो मैं खाती थी उसको। और बिल्कुल लिट्टी चोखा मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। जी ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, और कल मिलते हैं। आप डेफिनेटली मेरे YouTube वीडियोस पे जाइए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी सजेस्ट कीजिए, क्योंकि इससे मुझे बहुत खुशी होगी। आपका कोई नुकसान